नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपके आगामी व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी समान रूप से उपयोगी है। तो आइए हम लोग अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन को शुरू करते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। ऑप्शन बी, जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन सी, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। और ऑप्शन डी, जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। पानी के ऊपर जब पेट्रोल डाला जाता है तो पेट्रोल जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए पेट्रोल जो है वो जलता रहता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यहां पर समस्थानिक के बारे में पूछा गया है, तो देखिए पहला नंबर पर दिया हुआ है प्रोटियम, दूसरा नंबर पर दिया है रोडियम, तीसरे नंबर पर दिया है ड्यूटेरियम और थर्ड नंबर पर दिया है ट्राइटियम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। ये आप लोगों को नोन होगा। इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं, जैसे कि प्रोटियम जो होता है ये हमारा जो सामान्य जल है H2O, इसके निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ड्यूटेरियम के बारे में, तो ड्यूटेरियम का उपयोग हम लोग D2O भारी जल या हेवी वाटर निर्माण में उपयोग में लाते हैं। इसको हम लोग गुरु जल के नाम से भी जानते हैं। वही अगर हम लोग बात करें ट्राइटियम के बारे में, तो ट्राइटियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इस प्रकार से हमारा जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें जो आप लोग ड्यूटेरियम या D2O लिखे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, एज अ मॉडरेटर या मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका ये मॉडरेटर के रूप में स्पीड को कम करता है, तो आपका जवाब होगा न्यूट्रॉन। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वहां पर जो बम्बार्डमेंट होता है, वहां पर न्यूट्रॉन के जो बम्बार्डमेंट है उसको ये क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। ड्यूटेरियम के अलावा इस कार्य को ग्रेफाइट रॉड से भी किया जाता है। एक होता है ग्रेफाइट रॉड और एक होता है हमारा कैडमियम। कैडमियम का रॉड भी इसी सेम पर्पस के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से है अगर पूछता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन जो डी आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर दूसरे क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे कि अगर मैं पूछूं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। एक है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एक है ग्रेफाइट का रॉड और एक है कैडमियम का रॉड, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजकता, संयोजकता मतलब वैलेंसी के बारे में बात हो रहा है, किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है, किससे की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए,
परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन बी, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के आधार पर। ऑप्शन सी, तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर। या ऑप्शन डी, तत्व की द्रव्यमान संख्या के आधार पर। तो आप लोगों को पता है वैलेंसी की जो गणना की जाती है ये परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जितने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है वैलेंसी का क्या करते हैं, निर्धारण डिटर्मिनेशन करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो अम्ल राज है जिसको हम लोग एक्वा रेजिया बोल रहे हैं, अम्ल राज हिंदी में और एक्वा रेजिया इंग्लिश में बोलते हैं, इसको स्वर्णकार लोग रखते हैं और ये धातुओं को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है। प्लेटिनम की बात करें अगर हम लोग, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस जैसे धातु को मेल्ट करने की, गलाने की शक्ति जो है अम्लराज के पास मौजूद होता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने के लिए जनरली किया जाता है और ये होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर HCl प्लस HNO3 इसका जो मिश्रण है 3:1 के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो लिक्विड होता है यही क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है यहाँ पर, एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2, उससे संबंधित फैक्ट दोनों तरफ दिए गए हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है। सूची 1 में ऑप्शन ए में दिया है, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक या सुचालक जो है वो कौन सा है। तो दूसरे तरफ उससे संबंधित आपको आंसर दिया गया है। और उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है चांदी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चांदी क्यों उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? क्योंकि यहां पर मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मेन रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, इसलिए ये विद्युत और उष्मा दोनों का सबसे अच्छा सुचालक है। वही अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी के बारे में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। अब यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है अगर वो पूछता है भूपर्पट्टी के बिहाफ में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पट्टी में मौजूद है तत्व के हिसाब से ऑक्सीजन, अगर वो तत्व बोल रहा है तब। लेकिन अगर वो पूछ रहा है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु और वहां पर आपका एल्यूमिनियम है, तो आप ऑप्शन थर्ड को क्या करोगे, सही आंसर लेकर चलोगे। वही हम लोग बात करें ऑप्शन सी के बारे में, तो सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? तो आप लोगों को पता है हाईली मैलिएबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है? तो ये है हमारे गोल्ड मेटल के पास। इसको बोलते हैं हम लोग आघात वर्धनीय धातु। और आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? वह धातु जिसको हम लोग ठोके और पीटे तो वो चपटा होता जाता है, चपटा हो जाता है, वो टूटता नहीं है। तो सर्वाधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है हमारा गिवन क्वेश्चन में
गोल्ड या सोना। वही हम लोग ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालक या सुचालक या कंडक्टर कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखना न्यूनतम बोल रहे हैं, तो न्यूनतम में आपका आ जाएगा सीसा। इसको हम लोग लेड के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, सॉल्व होगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह डैश क्या है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है अपेक्षाकृत सस्ती है, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत बहुत कम घनी होती है, ऑप्शन सी, यहां पर ऑप्शन सी में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक बार रिपीट हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन सी होगा अपेक्षाकृत अधिक भार उठाने की शक्ति रखती है, और ऑप्शन डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को इसलिए ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ये फ्लेमेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वलनशील। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो हीलियम है ये है एक प्रकार का इनर्ट गैस, इसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं या उत्कृष्ट धातु के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या इसको हम लोग इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। ये सभी इसके अलग अलग नाम हैं। तो हम लोग हीलियम को जब डालते हैं गुब्बारों में तो ये हाइड्रोजन की अपेक्षा फ्लेमेबल नहीं है और हल्की है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और ये वायु के साथ किसी भी प्रकार का विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा क्या है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर फिर से सूची दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और एक तरफ दिया हुआ है सूची 2, और उससे संबंधित तथ्य सूची 1 और 2 में दिया गया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। लिथियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लिथियम जो है आवर्त सारणी में कहां पर पाया जाता है, तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 ब्लॉक में बांटते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये यहां से यहां तक डी ब्लॉक, और ये वाला है एफ ब्लॉक। अगर हम एस ब्लॉक में देखें, एस ब्लॉक में कौन कौन से धातु आते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2। इसमें वर्ग 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इथियम और फ्रेंसियम। वहीं हम वर्ग 2 के बारे में बात करें तो यहां पर कौन कौन सी धातु है, तो यहां पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, लिथियम के बारे में पूछा है। लिथियम जो है वो सूची 2 के हिसाब से कहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा लिथियम सूची 2 के हिसाब से चौथे नंबर पर। आवर्त सारणी में प्रथम धातु होगा ये देखिए, आवर्त सारणी में जो प्रथम एलिमेंट है ये तो हाइड्रोजन है जो कि धातु नहीं है। तो इस ब्लॉक में वर्ग 1 में अगर हम देखें तो सबसे पहला धातु हो जाता है हमारा लिथियम। लिथियम के बारे में बात करें तो ये सॉफ्ट धातुओं में से एक है, नरम धातुओं में से एक है, और ये हाईली फ्लेमेबल होता है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में करते हैं।
आप लोग मोबाइल का बैटरी देखते हो, आपका ई व्हीकल जो आता है लिथियम आयन बैटरी का बना होता है, तो इसका उपयोग हम लोग इस तरह से करते हैं। वहीं हम लोग बात करें ब्रोमीन के बारे में, तो आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वो है हमारा ब्रोमीन। इसका संकेत हम लोग लिखते हैं Br से, और ये हो जाएगा हमारा एकमात्र द्रव अधातु। इसका आंसर हो जाएगा सूची 2 में 2 नंबर। पारा के बारे में अगर हम लोग बात करें, मरकरी के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा मरकरी जो है आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है। वही हम बात करें सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, मेटलॉइड, या इसको हम लोग बोलते हैं उप धातु है, और ये गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा अर्धचालक में प्रयोग होने वाली उपधातु है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए हमारा आंसर होगा 4 2 1 3। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन बी में हमारा आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइबर ग्लास को, जो फाइबर का ग्लास होता है इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। उपधातु मतलब मेटलॉइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको विद्युत रोधी बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं बोरॉन का। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर एक तरफ तत्व दिया गया है और एक तरफ दिया गया है उससे संबंधित अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। तो हमें यहां पर क्या करना है, देखना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, फिर एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरेनियम के समस्थानिक के बारे में। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तत्व यूरेनियम का समस्थानिक, और ऑप्शन बी में उससे संबंधित अनुप्रयोग दिया है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग हम लोग नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और वही हम लोग बात करें नेक्स्ट, कोबाल्ट का समस्थानिक क्या होगा। तो देखिए यहां पर कोबाल्ट का जो समस्थानिक है इसका उपयोग हम लोग करते हैं द्वितीयक कैंसर के इलाज में। और वहीं अगर हम लोग बात करें आयोडीन के समस्थानिक के बारे में, तो इसका उपयोग किया जाता है गलगंड के उपचार में। और रेडियम का जो समस्थानिक है इसका उपचार कैंसर के उपचार में हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ तत्व और उससे संबंधित एप्लीकेशन को, अनुप्रयोग को इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, हमारा आंसर हो जाएगा 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 और 1। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, उससे संबंधित यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, वे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र भली भांति विकसित नहीं होता। ऑप्शन बी, वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। सी, वे प्राचीन पौधे जिनमें संवहन तंत्र सुविकसित नहीं होता। डी, वे पौधे जिनमें पुष्प व बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। बात करते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति के बारे में।
जीवन की उत्पत्ति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना, अभी हमारे पास केमिस्ट्री के आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व भी शामिल हैं और हमारे द्वारा प्रयोगशाला में सिंथेसिस किए गए, संश्लेषित किए गए तत्व भी शामिल है। अगर हम इन तत्वों को लेकर चले तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो इन्हीं में से तत्वों का उपयोग करके एक कोशिकीय सिंगल सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ था। जो सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म था ये एक प्रकार का बैक्टीरिया था, ये एक प्रकार का जीवाणु कोशिका था जो सबसे पहले जीवन उत्पत्ति के क्रम में बने थे। और ये वेल डेवलप्ड नहीं था, ये पूरी तरह से डेवलप्ड सेल नहीं था। इसके जो सेल ऑर्गेनेली है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कोशिकांग, ये प्रॉपर डेवलप्ड नहीं थे। बहुत सारे कोशिकांग इसमें अनुपस्थित थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ऐसे ऑर्गन यहाँ पर अनुपस्थित है। न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अनुपस्थित है, जेनेटिक मटेरियल कहीं पर भी पड़ा हुआ है। तो ये जो कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं अल्प विकसित कोशिका, या एक शब्द यूज करते हैं हम लोग इसके लिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और इसमें प्रो का मतलब ही होता है पुराना, प्राचीनतम प्रकार का या एंशियंट टाइप का सेल। तो यहाँ पर अब हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? तो वे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र भली भांति विकसित नहीं होता, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी, वे जीव जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ विटामिन है और एक तरफ उससे संबंधित रासायनिक नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो विटामिन सी दिया हुआ है और इसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये हमारा सही जो है सुमेलित ऑप्शन है। वही हम बात करें विटामिन B1 के बारे में तो इसको हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। विटामिन डी जो होता है इसमें रेटिनॉल दिया हुआ है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर क्या होगा? कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है यही उसका आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन उत्तरदायी है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी रंध्र और ऑप्शन डी छाल। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंध्र। स्टोमेटा इज करेक्ट आंसर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पौधे की पत्ती है, ये पौधा है, ये पौधे की पत्ती है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स के रूप में बताना चाहूंगा। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रेना और एक भाग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना वाले भाग में क्या होता है, जो पानी होता है H2O, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर जाता है और यहाँ पर बाहर में रिलीज करते एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये रोकता है हाइड्रोजन को, जो आगे जाकर NADPH बनाता है। निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का निर्माण करता है, और ये जो ऑक्सीजन बाहर निकला है एनवायरनमेंट में, ये भी रंध्र के माध्यम से निकला है।
जितने अनुपात में ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, स्ट्रोमा में उतने ही अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एंट्री भी ले लेता है। तो गैसियस एक्सचेंज और वाष्पोत्सर्जन ये सभी प्रक्रिया जो है स्टोमेटा या रंध्र नामक ऑर्गन के द्वारा ही कंप्लीट किए जाते हैं। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पसलियों के विषय में। पसली मतलब है रिब्स, जो हमारा रिब्स है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करनी है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए, मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो चेस्ट है यहाँ पर 12 जोड़ी रिब्स है, तो 12 जोड़ी में है तो संख्या में कितना हो जाएगा, ये टोटल 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सत्य कथन है। वहीं हम लोग ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो 1 से 7वें जोड़े की पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है। ये जो पसली है रिब्स, इसमें 1 से 7वां जोड़ा वास्तविक पसली कहलाता है। तो ये 1 से 7वां जोड़ा को हम लोग काउंट कैसे करेंगे, ध्यान रखना। जो हमारा रीढ़ का हड्डी है पीठ की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पर, और एक सामने हड्डी हमारे चेस्ट में यहाँ पर जहां पर माइक लगा है, ये वाला जो हड्डी होता है चौड़ा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के नाम से जानते हैं और इसको मैं नाम दे रहा हूं स्टर्नम। ये वाला जो बोन है हमारा स्टर्नम है, और स्टर्नम के जस्ट पीछे वाला ये जो बोन है ये हमारे रीढ़ की हड्डी। अब पसलियों के बारे में समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने सीधा खड़ा हूं तो पसली जो है दोनों तरफ का दिखेगा, इस तरफ का भी, लेफ्ट पोर्शन का भी और राइट पोर्शन का भी। लेकिन अगर मैं साइड व्यू से खड़ा हो जाऊं तो आपको केवल इस तरफ का दिखेगा। तो मैं इसी व्यू से आप लोगों को पसली का एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है तो कैसे समझना है। तो देखिए 12 जोड़ी पसली मैं यहां पर बनाऊंगा, तो 12 लाइन में खींच देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 पसली मैंने यहां पर बना दिया है। नंबर मैं लिखूंगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो 1 से लेकर के जो 7 जोड़ी रिब्स है ये डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी से निकलता है यहां से, और डायरेक्ट जाकर जुड़ जाता है किससे, स्टर्नम से। तो ऐसे जो हड्डी रीढ़ की हड्डी से निकलता है और डायरेक्ट वहां पर जुड़ जाता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, या हिंदी में बोलेंगे सत्य पसली, सत्य पसलियां। जब रीढ़ की हड्डी से निकलेगा और सामने स्टर्नम में जुड़ेगा तब। वहीं 8वां 9वां और 10वां जो पेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाल्स, फाल्स रिब्स बोलते हैं। फाल्स क्यों बोल रहे हैं असत्य रिब्स, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से निकलता तो जरूर है लेकिन आगे जाकर ये दूसरे हड्डी से जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फाल्स रिब्स या असत्य पसली। इसकी संख्या है 8वां 9वां और 10वां पेयर, तो टोटल 6 जो पसली है वो इसमें शामिल है। वही अगर हम लोग बात करें 11वां और 12वां नंबर के पसली के बारे में, तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये ऐसे तैर रहा है, ये ऐसे तैर रहा है, ना तो ये एक दूसरे हड्डी के ऊपर जुड़ा है और ना ही ये सामने स्टर्नम के साथ जुड़ा है, तो ये एकदम फ्री स्टेट में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग तैरती हुई पसलियां। अब इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ 3 कैटेगरी हमें प्राप्त होता है। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन में। अब हम लोग पढ़ते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट। देखिए
ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है, तो ये करेक्ट हो गया। 12 जोड़ी है तो जोड़ी को संख्या में हम बदलेंगे तो 12 दूनी 24 हमारे पास रिप्स हो जाएगा। ऑप्शन बी, 1 से 7वें जोड़े की पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है भाई। वास्तविक पसली को सत्य पसली या ट्रू रिप्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको रियल रिब्स भी बोलते हैं। तो यहां पर बिल्कुल सही है, 1 से 7 जोड़ी जो बोन है इसको हम लोगों ने लिखा है ट्रू रिब्स या सत्य पसलियां। तो ये भी हमारा जो है सही कथन हो जाएगा। सी नंबर पर अगर देखें, सी ऑप्शन पर, तो 8वें से 10वें जोड़े की पसलियां छद्म पसलियां, छद्म मतलब असत्य पसली पूछ रहा है, कहलाती है। तो हाँ भाई बिल्कुल, 8वां 9वां और 10वां जो है फाल्स रिप्स है, इसको असत्य पसली या इसी को हम लोग छद्म पसली के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन में दिया है उपर्युक्त सभी, हमारा आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपर्युक्त सभी इज करेक्ट। ध्यान रखना, ये जो स्टर्नम सामने का जो बोन आपको दिखाई दे रहा है इसको वी शेप का बोन बोला जाता है, वी शेप का बोन। और जो स्टर्नम होता है यही है हमारा वी शेप का बोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वासोच्छ्वास को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कहते हैं, और श्वसन को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। अब यहां पर हमें समझना है कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है, फिर मैं क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ूंगा। जैसे हम बात करें श्वासोच्छ्वास के बारे में, तो श्वासोच्छ्वास किसे कहेंगे, हमारे लंग्स में एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग खींचेंगे और छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। 1 मिनट में विश्राम की अवस्था में 16 से 17 बार स्वस्थ व्यक्ति जो है श्वासोच्छ्वास की क्रिया को दोहराता है। वही अगर हम लोग बात करें श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। भोज्य पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये प्रक्रिया होता है ग्लूकोज जो है एटीपी मुक्त करता है ऑक्सीकरण के पश्चात, यहाँ पर जल का निर्माण होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए श्वसन में याद रखिएगा बायोकेमिकल या जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और श्वासोच्छ्वास मशीन जैसा काम कर रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इस बात को ध्यान में आप लोग रखेंगे। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में है श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। अब यहां पर एक चीज और बताना है, जो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये कहां पर होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गन में हो रहा है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे कोशिका के अंदर में पाया जाता है। इसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर बोलते हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया के तहत ऊर्जा बनाता है अगर आपको कभी पूछे, तो इसका जवाब होगा श्वसन या रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा। तो ये जो सत्य कथन है उसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं ऑप्शन बी में, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। अब देखो, श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा उत्पन्न होगा क्या, हम हवा को केवल खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है भाई। ऊर्जा कहाँ हो रहा है,
श्वसन प्रक्रिया में। तो यहाँ लिखा हुआ है जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ भाई, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, कथन बी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है और श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। तो अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। जीव के भीतर हो रहा है तो जैव रासायनिक क्रिया है हम लोग बोलेंगे। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है मैकेनिकल प्रोसेस या यांत्रिक जो क्रिया है वो इसको हम लोग कहेंगे। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। मूत्र की मात्रा या अमाउंट ऑफ यूरिन अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी एडीएच एल्डोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडीएच क्या होता है? एडीएच को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहां जहां पर भी एडीएच दिख गया आप लोग समझ जाइए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या हम बात कर रहे हैं वेसोप्रेसिन के बारे में। वेसोप्रेसिन ये जो हार्मोन होता है ये मूत्र में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है और गिवन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर भी हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हृदय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हृदय और रक्तवाहिकाएं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रक्तवाहिकाएं और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हृदय, रक्तवाहिकाएं और लसिका वाहिनियां। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें ब्लड आएगा, रुधिर, इसमें आ जाएगा हमारा ब्लड वेसल, इसमें आ जाएगा हमारा हार्ट और इसमें आ जाएगा हमारा लिम्फ, या लिम्फ को बोलते हैं हम लोग लसिका भी बोलते हैं। याद रखिएगा जैसे हमारा नस है, जो आर्टरी है या आम भाषा में नस बोलते हैं, इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो तो करता ही है, साथ ही ये अलग अलग ब्रांचेस में क्या होता है, बटा होता है आगे चलकर, और कैपिलरीज के रूप में ये लास्ट में बढ़ जाता है। तो इसके साइड से क्या होता है, ब्लड रिस रिस कर जमा होता जाता है और ये जो है लिम्फ या लसिका के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चारों के चारों शामिल है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय, रक्तवाहिकाएं तथा लसिका वाहिनियां इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा या ब्लड शुगर स्तर को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी लैंगरहिंस की दीपिकाएं, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी प्लीहा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन करता है।
और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये रिलीज किया जाता है हमारे अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा। 3 प्रकार की कोशिका पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं हम लोग अल्फा सेल, एक पढ़ते हैं हम लोग बीटा सेल, और एक पढ़ते हैं हम लोग डेल्टा सेल। तो इसमें से ये जो बीटा सेल आप लोग देख रहे हो, यही बीटा सेल इंसुलिन का स्रावन करता है और इंसुलिन हमारे रक्त में ब्लड शुगर की मात्रा को कम करता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो तीनों सेल है ये हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। और अग्नाशय मतलब पेनक्रियास, अग्नाशय के कौन से जगह पर? तो लैंगरहैंस के द्वीप में पाया जाता है, लैंगरहैंस के द्वीप में। मतलब जो अग्नाशय है उसके अंदर एक कोशिकाओं का समूह है जिसको हम लोग लैंगरहैंस के द्वीप बोलते हैं, वहीं पर मौजूद है बीटा सेल, और यही बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करता है और यही इंसुलिन हमारे रक्त की शर्करा को रेगुलेट करता है। तो हमारा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, लैंगरहैंस की द्वीपिका इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ चिकित्सा उपकरण दिया हुआ है आपको और एक तरफ दिया गया है इसका उपयोग। तो चलिए हम लोग चिकित्सा उपकरण को उसके उपयोग से क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, चिकित्सा उपकरण में दिया हुआ है ऑप्शन ए में सीटी स्कैन दिया हुआ है। और जो सीटी स्कैन होता है ये क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे शरीर में जो एबनॉर्मेलिटीज है, असामान्यता है, इसको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में, तो ये जो किया जाता है ये है हृदय में विकार है, किसी भी प्रकार का असामान्यता है, उसका पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं हम ऑटो एनालाइजर के बारे में बात करें तो ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। और पेस मेकर जो होता है ये आप लोगों को पता है हृदय का गति निर्धारक कहलाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है उपयोग का वो पेस मेकर में आ जाएगा। तो इस प्रकार गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इज करेक्ट। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये आज के हमारे एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए उड़ान परिवार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। थैंक यू।